आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नित्यानंद महापात्र, जिनका टाइम पीरियड है 1931 से 2004 ईस्वी। इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय पारंपरिक कला तत्वों को आत्मसात करके लगातार नित्य नवीन रूपों का सृजन करने वाले कलाकारों में लखनऊ के कलाकार नित्यानंद महापात्रा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। वे अकादमिक शैली में छवि चित्रण के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। नित्यानंद का जन्म 19 अगस्त 1931 ईस्वी को उड़ीसा के पुरी जिले के एक छोटे से गांव रघुराजपुर में हुआ था। 11वीं सदी के कलिंग राजवंश के काल से कोणार्क सूर्य मंदिर के निर्माण के दौरान श्रेष्ठ वास्तुशिल्पियों और चित्रकला, संगीत और नृत्य में निपुण होने वाले कलाकारों को शासकों की ओर से महापात्र की उपाधि दी जाती थी। नित्यानंद का जन्म भी एक ऐसे ही उपाधि प्राप्त परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थान रघुराजपुर एक विरासत हस्तशिल्प गांव है जो अपने गोतीपुआ नृत्य, पट्टचित्र, तालपत्र पर चित्रकारी, काष्ठकला, गोबर के खिलौने आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसी नृत्य के महान साधक केलुचरण महापात्र का जन्म भी यहीं हुआ था। नित्यानंद की प्रारंभिक शिक्षा जगन्नाथपुरी में हुई। बाल्यावस्था में से ही उनकी रेखांकन और चित्रण करने में रुचि थी। विद्यालय में उनके प्रथम गुरु कलकत्ता कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित पूर्णचंद्र सिंह थे। वे नित्यानंद द्वारा रेखांकित रविन्द्रनाथ टैगोर और जगदीश चंद्र बोस के चित्र देखकर बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हें कलकत्ता जाकर कला शिक्षा लेने को प्रेरित किए। किंतु नित्यानंद के परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि घर से दूर भेजकर पढ़ाया जा सके। अतः शुरुआत में पूर्णचंद्र जी ने अपने घर पर ही उन्हें कला शिक्षा देना प्रारंभ किया। नित्यानंद महापात्र को वर्ष 1947 ईस्वी में राजकीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवेश मिल गया। नंदलाल बोस, मुकुल चंद्र डे, रमेंद्र चक्रवर्ती, देवी प्रसाद राय चौधरी और यामिनी राय की कला से वह बहुत प्रभावित थे। उसी समय विभाजन के साथ कलकत्ता में भी सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो जाने के कारण कला विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य अतुल बोस ने नित्यानंद को कलकत्ता छोड़कर लखनऊ के कला विद्यालय में प्रवेश लेने को कहा। वहां उनके मित्र ललित मोहन सहन प्रधानाचार्य थे। उसी समय नित्यानंद के परिवार के एक सदस्य श्रीधर महापात्र भी इस कला विद्यालय में कार्य कर रहे थे। अतुल बोस ने उन्हें यह भी बताया था कि वह लखनऊ के कला महाविद्यालय में बोस चित्रकला शैली पर अच्छा कार्य हो रहा है। जब नित्यानंद महापात्र लखनऊ पहुँचे तो लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य ललित मोहन सहन उनके चित्र देखकर बहुत प्रभावित हुए और सीधे तृतीय वर्ष में प्रवेश देने को तैयार हो गए। किंतु नित्यानंद ने सोचा कि मैं यहाँ बोस चित्रकला शैली और कला के अन्य मर्म सीखने आया हूँ, न कि केवल डिग्री लेने। अतः सेन जी ने कहकर उन्होंने तृतीय वर्ष में प्रवेश ले लिया। उसी समय नित्यानंद की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कॉलेज द्वारा निर्धारित 30 रुपये प्रति माह शुल्क दे सकें, जो लखनऊ से बाहर आने वाले विद्यार्थियों को देनी पड़ती थी। अतः उत्तर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह जानकर कि वह जगन्नाथपुरी से आए हैं, उनकी संपूर्ण फीस माफ़ करवा दी। इसके अलावा 1 साल बाद
यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी उन्हें 30 रुपये प्रति माह स्कॉलरशिप मिलने लगी, जिससे वह अपनी कला शिक्षा आगे बढ़ा सके। चतुर्थ वर्ष में उनके द्वारा वॉश शैली में निर्मित एक चित्र महादेवी दुर्गा को वाराणसी की एक चित्र प्रदर्शनी में विशिष्ट पुरस्कार मिला। यह चित्र वर्तमान में वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रदर्शित है। इसके उपरांत अन्य कई प्रदर्शनियों में भी वह पुरस्कृत हुए, जिससे उनके चित्रों की बिक्री भी होने लगी। 1951 ईस्वी में लखनऊ कला महाविद्यालय से प्रथम श्रेणी प्राप्त कर नित्यानंद 2 वर्षों तक अनेक कलागत गतिविधियों में संलग्न रहे। इसके अलावा 1953 ईस्वी में वे वापस उड़ीसा चले गए। उड़ीसा लौटने पर उनका परिचय कलकत्ता कला महाविद्यालय से स्नातक मुरलीधर टाली से हुआ। उन्होंने नित्यानंद के विशालकाय वॉश चित्र शैली में चित्र देखे और उद्योग विभाग में टेक्सटाइल डिज़ाइनर के पद पर कार्य करने को कहा। नित्यानंद द्वारा निर्मित महादेवी दुर्गा के चित्र को देखकर तो वह अत्यधिक प्रभावित हुए और तुरंत फुरत में 200-300 रुपये माहवार पर डिज़ाइनर के रूप में नियुक्त कर लिए। धन का तो इंतजाम हो चुका था, परंतु नित्यानंद को ऐसा लगा कि मैं कला साधना से दूर हो रहा हूँ। उसी दौरान मुरलीधर टाली ने उनकी पहचान उड़िया के एक प्रसिद्ध कवि लक्ष्मीकांत महापात्र से कराई। उनके पिता ने उमर खय्याम का उड़िया भाषा में रूपांतरण किया था और वह नित्यानंद से उसके प्रत्येक पद्यांश पर चित्रण चाहते थे। नित्यानंद ने डगर पत्रिका के लिए भी कई दृष्टांत चित्र बनाए। उसी समय बिहार में एक छात्र आंदोलन से प्रेरित होकर कॉल ऑफ यूनिटी चित्रित किया। इस चित्र में एक नृत्य कौवे के चारों ओर 10-15 कौवे काँव काँव कर रहे हैं। इस चित्र के समाचार पत्र में छपते ही कला जगत में वे छा गए। इसके बाद नित्यानंद को दृष्टांत चित्रण का कार्य मिलने लगा। उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पटनायक ने भी उनसे कई चित्र बनवाए, जिनमें गौतम बुद्ध का चित्र सबसे प्रमुख है। देखते देखते ही लोग उनकी पहचान एक श्रेष्ठ कलाकार के रूप में करने लगे। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, नित्यानंद ने भिक्षुक परिवार, जलरंग, जनवरी 1958 ईस्वी में नित्यानंद को लखनऊ कला विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य सुधीर रंजन खास्तगीर ने कला महाविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त कर दिया। उधर उन्हें उद्योग विभाग छोड़ना नहीं चाहता था। आखिर में उन्होंने कला शिक्षक ही बनने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ सीखने सिखाने का अवसर था। एक बातचीत के दौरान नित्यानंद ने बताया कि जब मैं लखनऊ कला महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आया था, तब असीत कुमार हालदार सेवानिवृत्त हो चुके थे। हालदार को जब मैंने भारतीय शैली में रेखीय प्रधान स्केच दिखाए तो उन्होंने उसे आगे बढ़ाने को कहा। दूसरी ओर ललित मोहन सेन
जो लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स से कला शिक्षा लेकर आए थे। तेल, पेस्टल और जल रंगों के चित्रण में निपुण थे। व्यावहारिक कला और लिनोकट तथा वुडकट में भी वे कार्य करते थे। स्केचिंग में वे बहुत ध्यान देते थे। विद्यालय के काम से निवृत्त होने पर प्रतिदिन उनसे पूछते, स्केच करने जा रहे हो या नहीं। स्केच करते रहना उसकी एक अपनी अलग शक्ति है। 50 पृष्ठों में यदि एक ही शक्ति से मुर्गी, कौआ या कुछ भी बनाया तो उसमें जो जीवंतता आएगी उसी से अमर हो जाओगे। यही वाक्य नित्यानंद के लिए गुरुवाक्य हो गया और स्केचिंग उनके लिए प्रतिदिन का प्रमुख कार्य हो गई। स्केचिंग के प्रति प्रेम उन्होंने नंदलाल बोस में भी देखी थी। प्रकृति से उन्हें बहुत प्रेम था और प्रतिदिन प्रातः काल जब वह भ्रमण पर जाते थे तो सशक्त रेखाओं में ड्राइंग करके लाते थे। महापात्र के प्रारंभिक कार्यों की पड़ताल की जाए तो महाकवि निराला को अनेक माध्यमों और आकारों में चित्रित किया है। निराला के छवि चित्रों में महापात्र ने उनकी अंतरात्मा को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। इस हेतु उन्होंने निराला की जीवनी, संस्मरण और उनकी साहित्य रचनाओं का गहन अध्ययन किया। इसलिए कहीं निराला की दार्शनिक मन स्थिति तो कहीं उदार और सहज भाव में ओजस्वी व्यक्तित्व परिलक्षित होता है। नित्यानंद महापात्र का प्रिय माध्यम जल व टेम्परा रहा। इसके अलावा उन्होंने पेन और इंक में भी प्रयोग किया। इन विधाओं में देवी देवताओं के चित्र, डांसिंग फिगर, मुर्गे और कौवे की लड़ाई, विभिन्न मुद्रा में सांड व बकरी आदि प्रमुख रहे। कौवे की लड़ाई में कौओं का व्यवहार, गति और बल आदि का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। इसी प्रकार की सांडों की लड़ाई में उनकी विशिष्ट मुद्राएं, आक्रामक स्वरूप, धूल धूसरित वातावरण, मांसपेशियों का खिंचाव, बल, गति आदि महत्वपूर्ण रहे। टेम्परा माध्यम में कृष्ण, रासलीला, यीशु तो श्रृंखलाएं प्रमुख हैं। इन दोनों श्रृंखलाओं के चित्रों में विषय की भिन्नता हो सकती है पर शैली एक ही है। यीशु श्रृंखला को देखा जाए तो बालकों का कोमल रूप और उनके परिवार की वेशभूषा व चेहरे पर ईसाइयों की विशेषता स्पष्ट झलकती है। इसी तरह कृष्ण राम रासलीला श्रृंखला में झूला झूलते, नदी किनारे गोपियों के वस्त्रों को लेकर पेड़ पर चढ़ते व अन्य लीलाओं में कृष्ण और गोपियाँ के किशोर व शारीरिक संरचना का आदर्श सौंदर्य आवरण पर अद्भुत अलंकारिक प्रस्तुति देखा जा सकता है। प्रारंभ में उन्होंने अपने चारों ओर के जाने पहचाने अभिप्रायों को अपना विषय बनाया। व्यक्ति चित्रण के लिए वृद्धों, निर्धनों, अकाल पीड़ितों आदि को चुना। दृश्य चित्रण में वृक्षों के टेढ़े मेढ़े, गठीले, डरावने लगने वाले रूपों और कौओं, बकरी आदि चित्रित किए। जल रंगों के छोटे छोटे स्पर्शों को धीरे धीरे बढ़ा और बोल्ड करते गए। यह उनके चित्र अधिकतर 60 और 70 के दशक के हैं। धीरे धीरे जल रंगों को और अधिक स्वतंत्रता देने और इस माध्यम पर नियंत्रण को परखने के लिए उन्होंने चौड़े चौड़े तुलिकाघातों और जल के स्वतंत्र बहावों में भूदृश्य पुष्पों और पुष्पित वृक्षों को चित्रित किया। देवी देवताओं और पौराणिक आख्यानों पर चित्रण करने में उनकी सदैव रुचि रही, परंतु उन्होंने परंपरागत रूपों और प्रतीकों के बंधनों को ढीला करते हुए उनके प्रति जनमानस की
आंतरिक आस्था और विश्वासों पर अधिक बल दिया। इसी से दुर्गा और शिव उनके चित्रण में बारंबार उभरते रहे। क्योंकि यह दोनों ही शक्ति और संहार के प्रतीक हैं और मानव सदैव इनसे भयभीत रहते हैं। वौश विद्या में श्री महापात्र के उत्कृष्ट चित्र के रूप में नटराज, शिव, तांडव और सरस्वती हैं। उनका रेखांकन उमर खय्यम सर प्रशंसित हैं। कला के विषय पर अपनी राय जाहिर करते हुए नित्यानंद कहते हैं, आज़ादी के बाद भारत में विविध रूपों में मौलिक सृजन का प्रयास हुआ है। इसके प्रेरणाओं में राम किंकर बेज, देवी प्रसाद राय चौधरी, M.F. हुसैन, विकास भट्टाचार्य जी और G.R. संतोष जैसे कलाकारों ने कला में विविध विचारधाराओं का समावेश किया है। किंतु अधिकतर युवा कलाकार कम समय और कम परिश्रम से सफलता पाना चाहते हैं, अतः उनकी कला परिपक्व नहीं है। उनमें दृढ़ विश्वास की कमी है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला क्षेत्र में स्थान बनाने में अभी समय लगेगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत सरकार ने कला के विकास के लिए अकादमियों की स्थापना की है। सरकार द्वारा कलाकारों के कल्याण के लिए भी संस्थाएं हैं, किंतु अफसोस की बात है कि प्रसिद्धि और धन की लालसा में कलाकार लक्ष्यच्युत हो गए हैं और गुटबाजी में लग गए हैं। वास्तविक और श्रेष्ठ कला के विकास और पहचान के लिए यह मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। आगे वह कहते हैं कि मैं भारत के भविष्य की कला के प्रति आशावान हूँ, क्योंकि भारतीय कलाकार सदैव से ही अपने आंतरिक आवेग से प्रेरित होकर कला सृजन करते रहे हैं और दृश्य रूपों के भी वे कभी दास नहीं रहे। विचारों और आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस युग में मुझे आशा है कि किसी दिन वास्तविक कलाकारों और समालोचक इस परिस्थिति को संभाल कर कला के भविष्य को दीप्यमान करेंगे और एक बार फिर से भारतीय कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान के साथ नया मुकाम भी मिलेगा। नित्यानंद ने कई उत्कृष्ट चित्रों का निर्माण कर आधुनिक कला को संपन्न किया। इनमें से भिक्षुक परिवार, जलरंग, जीवन का जन्म, टेम्परा, भिंडत, स्याही एवं जलरंग, पवित्र परिवार, टेम्परा, महादेवी दुर्गा आदि प्रमुख हैं। महापात्रा अपनी कला उपलब्धियों के कारण अनेक सम्मानों से विभूषित किए गए। कला में योगदान हेतु उन्हें 1997 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली का वेटरन आर्टिस्ट सम्मान और ललित कला अकेडमी उड़ीसा का धर्मपद सम्मान प्राप्त किया गया। 28 मार्च 1996 ईस्वी को उन्हें राज्य ललित कला अकेदमी लखनऊ का आदि सदस्य सम्मान फेलोशिप दिया गया। उनके महत्वपूर्ण शिष्यों में जिन्होंने कला जगत में खूब नाम कमाया, उनमें जय कृष्ण अग्रवाल, सतीश चंद्र, श्यामल दास गुप्त, R.S. धीर, श्याम शर्मा तथा सुरेंद्र पाल जोशी रहे। 2004 ईस्वी में इस महान कलाकार का निधन हो गया। जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ की कला को स्थापित करने में इस कलाकार का बड़ा हाथ था। फिलहाल उनके द्वारा संचित कला निधि से ही हमें संतोष करना होगा और उनके द्वारा स्थापित कला शैली को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्पित होना होगा। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।